Good morning, dear students. Today we shall start the chapter Ganga. The Ganga is written by Pandit Jawaharlal Nehru. आप सभी पंडित जवाहरलाल नेहरू को जरूर जानते होंगे. ये the first Prime Minister of India. You can see here the picture of Pandit Jawaharlal Nehru, and he is also well known and famous as Chacha Nehru. द गंगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है. द गंगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की वसीयत का एक पैराग्राफ लिया गया है, जिसमें इन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में जो उनकी इच्छाएं थीं उसको लिखा था. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर अबाउट द लेसन. द गंगा इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लास्ट विल एंड टेस्टामेंट ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू. द गंगा इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लास्ट विल एंड टेस्टामेंट ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू. गंगा जो है वो एक एक्सट्रैक्ट है, एक टुकड़ा है उनके लास्ट विल एंड टेस्टामेंट का, जो उनकी आखिरी वसीयत थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की. ही एक्सप्रेसेस हिज ग्रेटिट्यूड टू द पीपल ऑफ इंडिया फॉर देयर लव एंड अफेक्शन. पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने प्रति भारतीयों का जो लव और अफेक्शन था उसके लिए इस चैप्टर में धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं. ही इज ऑल्सो ग्रेटफुल टू हिज कलीग्स हु वर हिज फेलो पार्टनर्स. वो अपने फेलो पार्टनर्स का भी धन्यवाद कर रहे हैं जो उनके साथ काम करते थे. नेहरू वॉन्ट्स दैट हिज बॉडी शुड बी क्रीमेटेड आफ्टर हिज डेथ. नेहरू जी चाहते थे कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी जो बॉडी है उसका दाह संस्कार कर दिया जाए, क्रीमेशन कर दिया जाए. And he wishes that a handful of his ashes be immersed in the Ganga and the major portion of them be scattered over the field. और नेहरू जी चाहते थे कि उनकी जो राख है, जो राख बचती है, उसमें एक मुट्ठी भर राख को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया जाए और जो मेजर पोर्शन है उस राख का उसे भारत के खेतों में, फील्ड्स मीन्स यहाँ पर खेतों से है, भारत के खेतों में बिखेर दिया जाए ऊपर से. So let's start the chapter. I have received so much love and affection from the Indian people that nothing that I to do can repay even a small fraction of it, and indeed there can be no repayment of so precious a thing as affection. Many have been admired, some have been revered, but the affection of all classes of the Indian people has come to me in such abundant measure that I have been overwhelmed by it. I can only express the hope that in the remaining years I may live, I shall not be unworthy of my people and their affection. You can see here that this chapter is written in first person. I shall, I have, आई कैन, ये फर्स्ट पर्सन में लिखा गया है. जैसे इसका मतलब कि नेहरू जी ने अपनी ये बायोग्राफी जो लिखी, मतलब जो वसीयत लिखी है उनकी खुद की लिखी हुई है, और सारे के सारे लाइन्स और स्टेटमेंट एज इट इज़ रखे गए हैं जो कि नेहरू जी ने लिखे थे. आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपल. आई हैव रिसीव्ड, मैंने रिसीव किया है, मुझे मिला है बहुत सारा लव और अफेक्शन इंडियन पीपल से. दैट नथिंग दैट आई टू डू कैन रीपे इवन अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट. और मैं इसका एक छोटा सा पोर्शन, छोटा सा फ्रैक्शन भी वापस करने की अवस्था में नहीं हूँ. एंड इंडीड देयर कैन बी नो रीपेमेंट ऑफ सच प्रीसियस अ थिंग एज अफेक्शन. और वास्तविकता तो यह है कि इस तरह के जो प्यार के अफेक्शंस होते हैं और जो अपनापन, जो लगाव होता है, इसका रीपेमेंट किया भी नहीं जा सकता, इसकी कोई कीमत नहीं होती है. मेनी हैव बीन एडमायर्ड, some have been revered, but the affection of all classes of the Indian people has come to me in such abundant measure that I have been overwhelmed by it. बहुत से लोगों ने प्रशंसा की, बहुत से लोगों ने पुरस्कार भी दिया, बहुत से लोगों को मैंने भी पुरस्कृत किया, बट लेकिन फिर भी अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ द इंडियन पीपल, लेकिन भारत की प्रत्येक क्लास, मतलब सभी संवर्ग समूह, हिंदू, मुस्लिम,
और जनरल और सारी मतलब जितनी भी जातियाँ होती हैं उन सभी से जो भी अफेक्शन और लव मिला था वो इतना अबंडेंट था, इतनी बहुतायत मात्रा में था कि नेहरू जी उससे ओवरवेल्म्ड हो गए थे, मतलब अभिभूत हो गए थे। I can only express the hope that in the remaining years I may live, I shall not be unworthy of my people and their affection. नेहरू जी कह रहे हैं कि भारतीयों के प्रेम, लगाव और अपनेपन को चुकाने के लिए मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है। मैं सिर्फ ये प्रॉमिस कर सकता हूँ, ये उम्मीद दिला सकता हूँ कि मेरे पास जो भी समय बचा है, जितना भी समय बचा है, आई शैल नॉट बी अनवर्दी ऑफ माई पीपल एंड देयर अफेक्शन। मैं अपने देश के लोगों के प्रति कभी भी अयोग्य साबित नहीं होऊंगा। उन्होंने जो मुझे प्यार और जो मुझे अपनापन दिया है, मैं उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। टू माई इन्यूमरेबल कॉमरेड्स एंड कलीग्स आई ओ एन इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड। जो मेरे अनगिनत मित्र और कलीग्स हैं, जो सहकर्मी हैं, उनके लिए भी मेरे मन में बहुत ही गहराई तक ग्रेटिट्यूड भरा हुआ है। मैं उन सब का एहसानमंद हूँ। वी हैव बीन ज्वाइंट पार्टनर्स इन ग्रेट अंडरटेकिंग्स एंड हैव द ट्रियम्फ एंड सॉरोज विच इनएविटेबली अकम्पनी देम। वी हैव बीन ज्वाइंट पार्टनर्स, हम सब ज्वाइंट पार्टनर्स थे। जो मेरे मित्र थे और जो मेरे सहकर्मी थे, हम सब ज्वाइंट पार्टनर्स थे। हम लोगों ने बहुत सारी विजय, ट्रियम्फ मीन्स बहुत सारी विजयों को शेयर किया है, एंड सॉरोज और बहुत सारे दुख में भी हम लोग साथ रहे हैं। विच इनएविटेबली अकम्पनी देम, और हम सब ने साथ साथ में विजय और दुख, पराजय सबका सामना किया है। व्हेन आई डाई आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रीमेटेड। यहाँ पे नेहरू जी कह रहे हैं कि व्हेन आई डाई, जब भी मेरी मृत्यु हो, आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रीमेटेड, मैं चाहूँगा कि मेरी बॉडी का क्रीमेशन किया जाए, दाह संस्कार किया जाए। इफ़ आई डाई इन अ फॉरेन कंट्री, और यदि मैं किसी फॉरेन कंट्री में मेरी डेथ होती है तो माई बॉडी शुड बी क्रीमेटेड दियर, तो मेरी बॉडी को वहीं पे क्रीमेट किया जाए, वहीं पे मेरा दाह संस्कार किया जाए। एंड माई एशेज सेंट टू इलाहाबाद, और जो मेरी एशेज है उनको इलाहाबाद में भेज दिया जाए, जो कि आज हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं इलाहाबाद को। A small handful of these ashes should be thrown in the गंगा, और एक मुट्ठी राख को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया जाए। एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम डिस्पोज्ड ऑफ इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो, और जो बाकी पोर्शन बच जाता है मेरी एसेस का, मेरी राख का, उसे नीचे दिए गए तरीके से डिस्पोज कर दिया जाए। नो पार्ट ऑफ दीज एसेस शुड बी रिटेन्ड और प्रिजर्व, और मेरी अस्थियों का और मेरी राख का कोई भी हिस्सा बचा करके न रखा जाए। जैसे होता है ना कि म्यूजियम वगैरह में जो महान व्यक्तित्व होते हैं उनकी राखें या उनकी हड्डियों को बचाकर संभाल कर रखा जाता है, तो नेहरू जी की इच्छा थी कि कुछ भी बचा के न रखा जाए, एक मुट्ठी राख गंगा नदी में, और बाकी जो बचती है उसको पूरे इन भारत के खेतों में बिखेर दिया जाए। माई डिज़ायर टू हैव अ हैंडफुल ऑफ माई एसेस थ्रोन इन द गंगा। माई डिज़ायर, मेरी इच्छा है कि एक मुट्ठी भर राख को गंगा नदी में इलाहाबाद में डाल दिया जाए। एंड इट हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, और इसका कोई भी धार्मिक कारण नहीं है। नहीं, जैसे लोग कहते हैं गंगा नदी में प्रवाहित किया तो मोक्ष मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, बट नेहरू जी का इसके पीछे कोई भी धार्मिक कारण नहीं था। सो फॉर एज आई एम कंसर्न, और कोई किसी भी धार्मिक विचार से नेहरू जी ने अपनी ये इच्छा व्यक्त नहीं की थी। आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर, मेरे मन में कोई भी धार्मिक विचारधारा इस विषय को लेकर के नहीं है। क्यों नहीं है ये भी आपको आगे पता चल जाएगा। I have been attached to the Ganga and the Jamuna rivers in Allahabad ever since my childhood. मैं गंगा नदी से और जमुना नदी से इलाहाबाद की तब से जुड़ा हुआ हूँ जब से मैं छोटा बच्चा था। अपने बचपन से ही इन नदियों से जुड़ा हुआ हूँ। As I have grown older, this attachment has also grown, और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मेरा ये अटैचमेंट भी बढ़ता चला गया। अच्छा, तो वो गंगा नदी से क्यों इतना ज़्यादा अटैच थे, आप बता सकते हो? इसलिए क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद प्रयागराज के आनंद भवन में हुआ था। चूँकि इलाहाबाद के ही निवासी थे पंडित नेहरू जी,
और उनका बचपन इलाहाबाद में बीता था और अक्सर वो गंगा यमुना नदी के किनारों पर जाकर के बैठा करते थे। इसलिए गंगा और यमुना नदियों से नेहरू जी का विशेष लगाव हो गया था और इसी लगाव के कारण वो चाहते थे कि उनके बॉडी का क्रीमेशन होने के बाद जो राख है उसमें से एक मुट्ठी राख को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया जाए। और उन्हें अपने देश से भी बहुत लगाव था, इसलिए वो चाहते थे कि भारत के खेतों में, भारत के मैदानों में भी उनकी राख को बिखेर दिया जाए। I have watched their varying moods as the seasons changed and have often thought of the history and myth and tradition and song and story that have become attached to them through the long ages and become part of their flowing waters. नेहरू जी कह रहे हैं कि I have watched, मैंने देखा है, their varying moods as the seasons changed, अलग अलग मौसम में गंगा और यमुना के बदलते हुए मूड को मैंने देखा है। बदलते हुए मूड को, जैसे बारिश में विशालकाय गंगा और यमुना बहुत बढ़ी हुई रहती हैं, बाढ़ आती है, गर्मियों में कम हो जाती हैं, ठंड में नॉर्मल रहती हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अलग अलग समय में, अलग अलग मौसम में मैंने इनके अलग अलग मूड को देखा है। एंड आई हैव ऑफन थॉट ऑफ द हिस्ट्री, और मैं अक्सर उस इतिहास के बारे में सोचता हूँ जो इन नदियों से जुड़े हुए हैं। एंड मिथ एंड ट्रेडिशंस, मैं उन सारे मिथ्स और परंपराओं को भी सोचता हूँ, सॉन्ग्स के बारे में सोचता हूँ और उन स्टोरीज के बारे में सोचता हूँ जो कि गंगा और यमुना नदी से जुड़ी हुई हैं और बहुत लंबे समय से, बहुत ही लॉन्ग एजेस, प्राचीन काल से, पुरातन काल से गंगा और यमुना नदियों का हिस्सा बनी हुई हैं, उनके बहते हुए फ्लोइंग वाटर्स का हिस्सा बनी हुई हैं। द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, गंगा नदी स्पेशली भारत की नदी है। बिलोवेड ऑफ हर पीपल, राउंड विच आर इंटरवीन्ड हर रेशियल मेमोरीज, हर होप्स एंड फियर्स, हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रियम्फ, हर विक्ट्रीज एंड हर डिफीट्स. She has been a symbol of India's age-long culture and civilization, ever-changing, ever-flowing, and yet ever the same Ganga. She reminds me of the snow-covered peaks and the deep valleys of the Himalayas, which I have loved so much, and of the rich and vast plains below, where my life and work have been cast. गंगा नदी स्पेशली भारत की नदी है जो यहाँ के लोगों द्वारा बहुत ही बिलवेड है, बहुत ज़्यादा प्यार की जाती हैं। मतलब लोग, उनका गंगा नदी से विशेष लगाव है। आप भी देखते होंगे कि कुंभ महाकुंभ गंगा नदी के किनारे लगता है और अनेकों धार्मिक परंपराएं यहाँ से जुड़ी हुई हैं कि शंकर जी की जटा से गंगा निकली और गंगा मोक्षदायिनी नदी है, यहाँ पे लोग ऐसा मानते हैं। गंगा नदी के चारों तरफ, राउंड विच आर इंटरवीन्ड हर रेशियल मेमोरीज, गंगा नदी के किनारे किनारे पर चारों तरफ बहुत सारी सभ्यताओं का, रेशियल मेमोरीज का जन्म हुआ है। बहुत सी रेशियल मेमोरीज की होप्स और भय का कारण है। मतलब जो गंगा के किनारे सभ्यताएं बसी, उनमें उम्मीद का और डर का कारण रही हैं गंगा नदी। क्यों? क्योंकि जब गंगा नदी अपने शांत स्वरूप में होती हैं तो खेती, किसानी, पीने का पानी और तरह तरह की समृद्धि लाती हैं, और वहीं जब विशालकाय रूप में होती हैं तो लोगों के भय का कारण बनती हैं। जैसे कि वही गंगा आपको बहुत अच्छी लगेंगी, लेकिन वही गंगा जब गंगा जी में बाढ़ आ जाती है तो लोगों के भय का कारण बनती हैं। हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रियम्फ, गंगा नदी भारत की विजय सॉन्ग्स को, हर विक्ट्रीज, उसकी विजय को, उसके एंड हर डिफीट्स, और उसकी हार को गंगा नदी जो है, गंगा नदी प्रतीक रही है। गंगा नदी क्या कहते हैं कि गवाह रही है अपने किनारे बसी हुई सभ्यताओं की विजय का और उनकी पराजय का। सी हैज़ बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, गंगा नदी प्रतीक रही है भारत के अति प्राचीन संस्कृति और सभ्यताओं का, जो कि हमेशा चेंज होती रहती है, बदलती रहती है। एंड येट एवर द सेम गंगा, और फिर भी वो सेम गंगा ही हैं। मतलब प्राचीन काल से लेके आज तक गंगा नदी बह रही हैं, हर समय बहती रहती हैं, अलग अलग युगों में, अलग अलग समय में, अलग अलग काल में बहती रहती हैं, लेकिन फिर भी गंगा नदी अपने ही स्वरूप में है और गंगा जी ही हैं।
शी रिमाइंड्स मी ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज। गंगा नदी रिमाइंड कराती हैं, याद दिलाती हैं नेहरू जी को बर्फ से ढकी हुई चोटियों के बारे में और गहरी गहरी घाटियों के बारे में जो कि हिमालय पर्वत पर हैं। हिमालय की गंगोत्री से गंगा जी निकली हैं और गंगा नदी हमेशा नेहरू जी को हिमालय की ऊंची ऊंची बर्फ से ढकी हुई चोटियों और घाटियों की याद दिलाती हैं। विच आई हैव लव्ड सो मच, जिससे कि नेहरू जी बहुत प्रेम करते हैं। एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट। और गंगा नदी याद दिलाती हैं उनको वास्ट प्लेन्स बिलो की मतलब मैदानी इलाकों के, आपने भूगोल में पढ़ा होगा पहाड़ी इलाके मैदानी इलाके, तो गंगा नदी मैदानी इलाकों की भी याद दिलाती है। हम सब गंगा के मैदानी क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पर नेहरू जी की लाइफ और नेहरू जी के द्वारा किए गए कार्य अपने व्यावहारिक रूप में आए थे, मतलब जिस जगह पे नेहरू जी रहते हैं वहाँ की भी याद दिलाती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का कंटिन्यू करेंगे।